आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रभा में। तो आरबीएसई बोर्ड से जो बच्चे देने वाले हैं अपनी बोर्ड परीक्षा चित्रकला सब्जेक्ट की, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। तो जैसा कि बच्चों को पता था कि उनका एग्ज़ाम आज 11 तारीख में था, जो कि अब पोस्टपोन हो गया है और अब वो एग्ज़ाम होगा 13 तारीख को। तो 13 तारीख से पहले किस तरह से आएगा आपका क्वेश्चन पेपर, क्या होगा पैटर्न, कितने मार्क्स का आएगा, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कितने वर्ड्स में उनके आंसर देने हैं और क्या होंगे उनके आंसर्स, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर के मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये वाली वीडियो। बने रहेंगे शिक्षा प्रवाह के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके सभी चैप्टर्स की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ वीडियो हैं मैंने अपलोड की हुई हैं। आप आरबीएसई पेंटिंग क्लास 12th प्लेलिस्ट में जाकर के सभी को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोज़ के लिंक देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से 12 है जो बेटा, वो आप लोगों को 10 वर्ड्स में आंसर देने होंगे और मार्क्स होगा 1/4 यानी 0.25। 13 से 20 प्रश्न आधे नंबर के लिए होंगे और 25 वर्ड में आप आंसर देंगे। 21 से 25 प्रश्न, 5 प्रश्न आपके 1 नंबर के होंगे, 50 वर्ड्स में आंसर दोगे आप। 26 से 28 प्रश्न यानी कि 3 प्रश्न 2 नंबर में पूछे गए हैं, 120 शब्दों की सीमा में आंसर देना है। और 2 क्वेश्चन हैं आपके लॉन्ग 3 नंबर के लिए, जिनको लिखना है आपको 200 शब्दों में। ठीक है, 3.25 घंटे का ये पेपर आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक, और क्वेश्चन है 30 और पूर्णांक है 24 मार्क्स का। ठीक है, और 24 मार्क्स से पास होने के लिए आपको लेकर के आने हैं ओनली 4 मार्क्स। 4 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आप ले आएंगे, मुझे उम्मीद है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 खंड आ से सेक्शन ए से पहला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान के माउंट आबू में। आता था आपको, है ना। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दिलवाड़ा जैन मंदिर की कोई भी एक विशेषता लिखिए। तो सबसे पहले तो यही कि जैन धर्म को समर्पित है, लिख सकते हैं आप। दूसरा, सफ़ेद संगमरमर से बना है। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर पत्थर प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में है? बहुत ही सरल, पाली जिले में है राजस्थान के। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के खजुराहो का नाम लिखिए। कौन सी जगह है जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो बाड़मेर में है वो मंदिर। कौन से मंदिर है? किराड़ू के मंदिर। किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, आभानेरी का प्राचीन नाम लिखिए। तो आभानेरी का प्राचीन नाम क्या है? आभा नगरी, है ना। और कहीं कहीं पर इसको अभय नगरी भी बोला गया है। तो ये है इसका प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज ने। याद है ना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 है, उषा रानी हुजा के किसी एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का नाम लिखिए। तो उषा रानी हुजा ने बनाया है पंख फैलाए गरुड़। बहुत ही ज़्यादा फेमस मूर्ति शिल्प है इनका, पंख फैलाए गरुड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका, गोपी चंद मिश्रा क्यों प्रसिद्ध हैं? तो राजस्थान के आधुनिक मूर्तिकार हैं भाई, ये है ना, आधुनिक मूर्तिकार हैं राजस्थान के गोपी चंद मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्जुन लाल प्रजापति के किसी एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का नाम लिखिए। तो अर्जुन ने बनाई है ना पत्थर की बनी ठनी, बहुत सुंदर सी घूंघट वाली सलवटें दिखाई हैं उन्होंने पत्थर में, तो ये इनका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, पंकज गहलोत के मूर्ति शिल्पों का माध्यम लिखिए। तो पंकज गहलोत ने किया है अपने मूर्ति शिल्पों में काले पत्थरों का प्रयोग। तो क्या है उनका माध्यम? काले पत्थर।
क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है माली राम शर्मा की मूर्तियों की एक विशेषता लिखिए। तो माली राम शर्मा की विशेषता क्या है मूर्तियों में? एक तो ये यथार्थवादी कलाकार थे और इनकी जो कलाकृतियाँ थीं यानी इनकी जो मूर्तियाँ थीं वो नवीन विचार प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, यथार्थवादी शैली इनकी विशेषता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है माटी मानस संस्थान की स्थापना किसने की? तो माटी मानस संस्थान की स्थापना की थी मूर्तिकार अर्जुन लाल प्रजापति ने। और किससे नींव रखवाई थी इस संस्थान की? उस समय के जो मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, 2009 में, है ना। अब आ जाते हैं खंड बा पे। 1/4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए हैं। खंड बा के आंसर अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं बेटा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कर रखा है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं कर रखा है तो अभी बैक चाहिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो को आगे देखिए। ठीक है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 13 है कंपनी शैली के प्रमुख विषय क्या थे? तो कंपनी शैली के विषय थे बेटा भारत के जन जीवन पर आधारित चित्र जो बने, त्योहार जो यहाँ पर मनाए जाते थे उनका चित्रांकन, आयोजन और बाकी घर गृहस्थी से संबंधित चित्रण अंग्रेजों ने कंपनी शैली में बनवाए थे। ठीक है, ये आपका बेटा आधे नंबर के लिए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम क्या करते हैं, लगातार 2-3 प्रश्न पढ़ लेते हैं और फिर उनके आंसर देखेंगे, है ना, वरना वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एग्ज़ाम का टाइम है तो थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है। राजा रवि वर्मा की किसी भी एक कलाकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये हम इस क्वेश्चन को देखेंगे अभी, आधे नंबर में है ये क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, कंपनी शैली के 2 चित्रकार बता देने हैं, तो उनको तो देखने का क्या ही ज़रूरत है। ईश्वरी प्रसाद हो गए, लालचंद हो गए, गोपाल चंद हो गए, ये कंपनी शैली के 2 चित्रकार हैं। पैग ग्रुप पर टिप्पणी लिखनी है और के हैबर के मुर्गों की लड़ाई कृति पर टिप्पणी लिखनी है। तो इन 4 प्रश्न के आंसर देखते हैं पहले हम लोग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 था राजा रवि वर्मा, तो समुद्र का गर्वमर्दन करते प्रभु श्री राम, ये राजा रवि वर्मा का चित्र है जो इन्होंने यथार्थवादी शैली में बनाया है तेल रंगों से। ठीक है, इस चित्र में प्रभु श्री राम को समुद्र के तट पर सफ़ेद धोती में चित्रकार ने चित्रित किया है। पास में समुद्र की जो लहरें हैं वो सफ़ेद दूधिया रंग से बनाई गई हैं। श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाते हुए चित्रित किए गए हैं। वहीं समुद्र में 2 महिला आकृतियों को दिखाया गया है जो कि अपने जीवन रक्षा के लिए निवेदन कर रही हैं। इस तरह से चित्र बनाया है राजा रवि वर्मा ने। पटना शैली के 2 चित्रकारों के नाम बताने थे, मैंने आपको बता दिया, लालचंद, गोपाल चंद और ईश्वरी प्रसाद। पैग ग्रुप के बारे में बताना था, तो पैग ग्रुप की स्थापना हुई थी मुंबई में 1947 में और ये स्थापना करी थी सुजा, रजा और आरा नामक 3 कलाकारों ने। यह ग्रुप प्राचीन परंपराओं व नियम बंधनों से मुक्त था। मतलब ये कोई भी पुरानी परंपराओं का निर्वहन अपनी कला साधना में, कला निर्माण में नहीं करते थे। शुरुआत में इस ग्रुप में 6 सदस्य थे और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। दूसरी प्रदर्शनी 1949 में हुई और 1950 में कलकत्ता ग्रुप के साथ इनकी एक कंबाइन प्रदर्शनी हुई। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है। आधे नंबर के लिए प्रश्न था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 17 में के हैबर का चित्र है मुर्गे की लड़ाई, जो एक्सप्लेन करना है। तो मुर्गे की लड़ाई चित्र को के हैबर ने नवीन प्रयोगवादी शैली में बनाया है। एक मुर्गा दूसरे मुर्गे को घायल कर रहा है। इस चित्र में घायल मुर्गे के शरीर से रक्त बह रहा है और उसके कुछ पंख टूट गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आधे नंबर वाले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है शिल्पी चक्र के बारे में। ठीक है, बीसी सान्याल और धनराज भगत ने 1949 में दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। ठीक है, और बाकी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा है 19 क्वेश्चन, जगदीश स्वामीनाथन की कृतियों की विशेषता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 20वां प्रश्न आधे नंबर के लिए है, किन 2 ईरानी चित्रकारों ने मुगल कला का सूत्रपात किया? तो मीर सैयद अली और अबुल समद सिराजी ईरानी चित्रकार थे जिसको हुमायूं अपने साथ भारत लेकर के आए थे। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देखने के बाद हम चलेंगे खंड सा पर। तो शिल्पी चक्र की स्थापना दिल्ली में हुई, किसने की?
BC सान्याल ने और धनराज भगत ने 25 मार्च 1949 को। कला ग्रुप के अन्य सदस्यों के नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं, दमयंती चावला, दिनकर कौशिक, जयप्पा स्वामी व हरिकृष्ण लाल। आपको इसमें से कोई एक दो नाम भी याद रह जाता है तो इनफ है, जरूरी नहीं है आप पूरे नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 19 है जे स्वामीनाथन के चित्र और उनकी रंग योजना। तो बहुत आकर्षक थी उनकी रंग योजना, रेखाएं कोमल थी, चित्र संयोजन में पीले और नारंगी रंग का अधिक प्रयोग करते थे, पर्वतों को ज्यामितीय रूप प्रदान करते थे और पंक्षियों का अंकन बहुत ही सूक्ष्म छोटे से आकार में करते थे। मतलब प्रकृति का एक विराट स्वरूप जे स्वामीनाथन अपने चित्रों में दिखाते थे। आधे नंबर के लिए आपका लास्ट प्रश्न था ईरानी कलाकार जिन्होंने मुगल कला का बीजारोपण किया, तो वो थे मीर सैयद अली, अबुल समद सिराजी, जिसको फारस से लाए थे अपने साथ, ईरान से फारस से लाए थे कौन, हुमायूं। ठीक है, खंड 7 शुरू हो रहा है बेटा आपका 1 नंबर वाले प्रश्नों के साथ। 1 नंबर में सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दक्षिणी शैली के किसी एक प्रसिद्ध चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कोई भी चित्र दक्षिणी शैली का जो आपके सिलेबस में आपको आता है उसको एक्सप्लेन कर देना है। अभी हम करते हैं इसको एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी से आप क्या समझते हो? मुगल कला में इस छवि चित्रण की शुरुआत हुई थी अकबर के पीरियड से। और क्वेश्चन नंबर 23 है, जहांगीर कालीन मुगल कला की विशेषता बताइए। तो पहले हम इन 3 क्वेश्चन को देखेंगे। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में दक्षिणी कला शैली का एक प्रसिद्ध चित्र दे रखा है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। ठीक है, इसके अंदर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को क्या है, हरे रंग की कपड़ों में दिखाया है ना। यह चित्र सूफियाना परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चित्रकार ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को हरे रंग की वेशभूषा में चित्रित किया है, जिनके सर के पीछे देवत्व प्रभाव दिखाते हुए प्रकाश पुंज पीले रंग से अंकित किया गया है। और वहीं पर अमीर खुसरो जो हैं वो वाद्ययंत्र पर संगीत का अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों को एक छत पर बैठाया हुआ है चित्रकार ने, मतलब छत के ऊपर ये चित्र अंकित किया हुआ है। छत के ऊपर से झांकता आसमान व हरियाली प्रदान करता पेड़ चित्र के दृश्य को मनोहर बना रहे हैं। इसके बाद 1 नंबर में सभी चित्रों की बात हो रही थी, तो सभी चित्र होता है व्यक्ति चित्र। ठीक है, और सभी चित्रों की शुरुआत हुई मुगल काल में अकबर से। अकबर ने सबसे पहले सभी बनवाए थे। ठीक है, व्यक्ति चित्र मतलब अपने सेल्फ पोर्ट्रेट बनवाए थे। क्या होता था, राजघरानों से संबंधित जो लोग होते थे या बड़े बड़े दरबारी पदाधिकारी, इन लोगों के सभी चित्र बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 था, जहांगीर कालीन मुगल कला की विशेषता। तो क्या विशेषताएं, बहुत सारी हैं, 2-4 लिख देना बस, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ईरानी प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हो गई थी जहांगीर में पेंटिंग्स, मतलब जहांगीर के समय की कला पूरी तरह से मूलतः भारतीय कला थी। वो यथार्थता पहले से ज़्यादा आ गई थी। किसके कारण? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव के कारण। हाशिए सुंदर हो गए थे, चौड़े हो गए थे। पशु पक्षी, बेल बूटे, जनजीवन दृश्य आदि को हाशिए में अलंकरण के रूप में प्रयोग में लाया जाने लगा। मिश्रित रंगों व एक ही रंगों का तान प्रयोग में लाई जाने लगी, मतलब चटक रंग और प्राइमरी कलर का प्रचलन जो था वो कम हो गया। छाया प्रकाश का प्रयोग होने लगा, स्वर्ण रंगों का प्रयोग होने लगा। तार्किक परिप्रेक्ष्य और स्थितिजन्य लघुता का सुंदर प्रयोग हुआ। क्या होता है स्थितिजन्य लघुता? पास की चीज़ बड़ी और दूर की चीज़ छोटी दिखाना। जैसे दूर एक पेड़ है वो छोटा दिखेगा और पास में खड़ा जो व्यक्ति है वो बड़ा दिखेगा, जबकि उस पेड़ के अनुपात में व्यक्ति छोटा होता है। तो यही सब बारीकियां स्थितिजन्य लघुता कहलाती हैं और इसका प्रयोग किया गया जहांगीरकालीन कला में। एक चश्म चेहरे बनाए गए। प्रकृति चित्रण बहुत अच्छा हुआ। इसमें से कोई भी 2-3 आप लिख सकते हैं। 1 नंबर के प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पहाड़ी शैली में चित्रित नायिकाओं के बारे में संक्षेप में बताओ और पहाड़ी शैली की ही विशेषता बताओ। 1 नंबर वाले दोनों प्रश्न आपके यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आपका शुरू होगा सेक्शन डी। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। बात करते हैं नारी सौंदर्य की। तो पहाड़ी शैली में सबसे प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य ही रहा है। लंबा पतला चेहरा बनाया गया है, कोमलता के भाव दिखाए गए हैं, लंबी नुकीली नसिका बनाई गई है,
ऊंचा तथा पीछे की ओर ढलवा ललाट यानी कि माथा बनाया गया है, लंबा शरारा शरीर, दुबला पतला, गोरा रंग, कमल नयन, नेत्रों की काली रेखाएं कान की ओर बढ़ती हुई यानी बड़ी बड़ी आंखें बनाई गई हैं जो तिरछी हैं, धनुषाकार हैं, और इनकी जो कनपटी है वहाँ पर बहुत ऊंची रहती हैं। लंबी पतली बाहें, मेहंदी रचे हुए हाथ, उंगलियां, पैरों में महावर रंग, बालों की जो लट है वो कान के पास झूलती हुई है और लंबे केश लहराते हुए चित्रित किए गए हैं। बहुत सुंदर अंकन हुआ है नारी सौंदर्य का पहाड़ी कला में। पहाड़ी कला की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले तो अब आप ये देख लो कि सबसे सुंदर नारी अंकन पहाड़ी शैली में हुआ है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि प्रमुख विशेषता है नारी सौंदर्य। रेखा बता सकते हो आप, कोमल लयदार गतिशील रेखाओं का प्रयोग हुआ है पहाड़ी कला में। सूफियाना कोमल मिश्रित रंगों को प्रयोग में लाया गया है। जो आकृति है, पुरुष आकृति को नीले रंग में प्रभु श्री कृष्ण के समान दिखाने का प्रयास किया गया है तथा स्त्री आकृति को राधा के समान गौर वर्ण में चित्रित किया गया है। जो विषय हैं तो विषय राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित हैं, उनके जीवन कथाओं पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त रागमाला, भागवत पुराण, राग रागनी, 12 मासा, प्रकृति चित्रण बहुत आयात में किया गया है पहाड़ी शैली में। तो ये था आपका 1 नंबर वाला प्रश्न। थोड़ा कम भी लिख सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है जिससे कि कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएं। सेक्शन डी बेटा आपके 2 नंबर वाले प्रश्नों के साथ शुरू हो रहा है। 3 प्रश्न हैं 2 नंबर में जो आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला, राम गोपाल विजयवर्गीय की कला बतानी है, एलिफेंटा की कला के बारे में बताना है और देवी प्रसाद राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों के बारे में बताना है। ये तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थान के एक प्रतिभाशाली और नवमेशी कलाकार थे जो बंगाल स्कूल के संरक्षक बन गए। उनकी जो कला शिक्षा हुई बंगाल स्कूल से हुई। इनका जन्म 1905 में भारत के राजस्थान राज्य के बेलेर सवाई माधोपुर जिले में हुआ था। जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने पेंटिंग सीखी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के एक छात्र के रूप में मजबूत व्यक्तिवादी भावना इनकी थी। उनके जो विषय हैं वो एक विस्तृत श्रृंखला है, मतलब उन्होंने बहुत से विषयों पर चित्र बनाए हैं। एक तरफ जहाँ उन्होंने आध्यात्मिक चित्र बनाए हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने कामुक चित्र भी बनाए हैं। एक तरफ उन्होंने जहाँ एक कोमलता के साथ अपने सभी चित्रों को निष्पादित किया है। ठीक है, तो ये तो थे राम गोपाल विजयवर्गीय की कला। अब साथ आपको एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में, चित्रों के बारे में बताना है। तो पूरी दुनिया में मशहूर एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से कुछ किलोमीटर दूरी पर धारापुरी द्वीप में स्थित है। इन गुफाओं को ये एक टापू पर स्थित है, चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है, तो आपको बोट के मदद से यहाँ पे जाना पड़ता है। ये गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं और भगवान शिव के 3 स्वरूपों की भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित है जिसको त्रिमूर्ति नाम से भी जानते हैं। ये प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों में से एक है। 2 भागों में ये गुफाओं को बांटा हुआ है, एक हिंदू धर्म से संबंधित है और दूसरी बौद्ध धर्म से। प्राथमिक गुफा जो है उसके अंदर एक रॉक कट मंदिर परिसर है जिसमें भगवान शिव को समर्पित एक मुख्य कक्ष, 2 पार्श्व कक्ष, सहायक मंदिर और उनके जीवन को दर्शाती नक्काशी और उनके जीवन से जुड़े प्रसंग शामिल हैं, जैसे पार्वती के साथ उनकी शादी और गंगा अवतरण। ठीक है, जब धरती पर गंगा आए थे, भगीरथ जी तपस्या कर रहे थे, वो वाला। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं मुख्यतः अपने मूर्ति शिल्पों के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से शिव की महान त्रिमूर्ति आकृति, शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, ये त्रिमूर्ति। इसके अलावा कैलाश हिलाता हुआ रावण, शिव का तांडव, अर्धनारीश्वर, ये मूर्तियां भी आपको एलिफेंटा में देखने मिलती हैं। इसके बाद आप लोगों का प्रश्न था देवी प्रसाद राय चौधरी की कला, है ना। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे वो 20वीं शताब्दी के प्रख्यात मूर्तिकारों में से थे। हमारे विचार से, क्योंकि ये आपके विचार से देवी प्रसाद राय चौधरी की कला के बारे में पूछा गया है तो आप अपनी तरफ से लिखेंगे। हमारे विचार से देवी प्रसाद राय चौधरी ने कितने समय में अधिक उन्नत
अच्छा बेटा, यहाँ पे जो ये कितना वर्ड है ना, ये गलत हो गया है। हमारे विचार से देवी प्रसाद राय चौधरी जी ने उस समय में अधिक उन्नत एवं यथार्थवादी शैली से संबंधित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया। देवी प्रसाद राय चौधरी अपने समय के सर्वप्रथम यथार्थवादी मूर्तिकार रहे भारत में, है ना। उन्होंने अपने मूर्तियों के निर्माण हेतु कांस्य धातु का चयन करा था। श्रमिकों, मजदूरों व पिछड़ी जनजाति को अपनी मूर्तिकला निर्माण का विषय बनाकर देवी प्रसाद राय चौधरी ने उस समय एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया था। देवी प्रसाद राय चौधरी ने श्रम करते हुए मजदूरों की मांसपेशियों व शारीरिक गतिशीलता का अंकन जिस प्रकार किया है, इस तरह से पहले भारतीय कला के इतिहास में किसी भी मूर्तिकार ने ऐसे अंकन नहीं किया था, क्योंकि ये हम अपने शब्दों में लिख रहे हैं, ठीक है। देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार के साथ साथ एक प्रख्यात चित्रकार भी थे। चौधरी के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में से एक मूर्ति शिल्प श्रम की विजय, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में रखा हुआ है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में उनकी श्रम की मूर्ति रखी हुई है, श्रम की विजय। और ये मूर्ति शिल्प 2 बार उन्होंने बनाया था। पहले वाला जो है वो चेन्नई में बीच पर रखा हुआ है, मद्रास, है ना। इसके बाद अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन है 200 शब्द में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 29 3 नंबर के लिए है बेटा। इसमें आपको विकल्प दिया गया है, चाहे तो आप किशनगढ़ शैली का विस्तृत विवरण दे दीजिए, चाहे तो जयपुर शैली का, जो आपको अच्छा लगे वो आप बता दीजिए। और 30 क्वेश्चन है यहाँ पे, मोहम्मद अब्दुल रहमान चगुतई की कला के बारे में लिखिए, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत की कला में क्या योगदान दिया उसको स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन में चॉइस है, और इसी तरह से आपके इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी चॉइस आएंगी। तो इन चारों क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लेते हैं। किशनगढ़ शैली से हम परिचय करा रहे हैं अभी। तो राजस्थान चित्रकला में किशनगढ़ शैली का अपना विशेष स्थान है। सबसे सुंदर कला शैली राजस्थान की कौन सी है? किशनगढ़। किशनगढ़ शैली के कारण ही राजस्थान शैली को इतनी पहचान मिली, है ना। मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली भी कहा जाता है, और इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली को। इन्होंने 1943 में, यहाँ पर लिखा नहीं है, 1943 में किशनगढ़ शैली की खोज की थी। और किशनगढ़ शैली में किन विषयों पर चित्र बने हैं? तो राधा कृष्ण के रति भावों के अनेक आयामों से चित्रण व दर्शन ही किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय रहा है। राधा माधव, माधव मतलब कृष्ण, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, प्रिय प्रियतम का मधुर मिलन, भाव चित्रण ही किशनगढ़ कलाकारों को प्रिय रहा। इसके अलावा कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं से भी प्रेरित होकर भागवत पुराण, गीत गोविंद, रुक्मणी हरण, दरबारी वैभव, नागरीदास के पद का चित्रांकन हुआ। किशनगढ़ शैली में उत्सव, नौका विहार, प्रेम और प्रकृति के विषय विशेष रहे। इसके अलावा बेटा अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप अपना कोई भी चित्र, जैसे बनी ठनी आपको याद आए तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर उस वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखें। चित्रकार कौन थे? तो निहाल चंद इसके फेमस चित्रकार थे जिन्होंने बनी ठनी को बनाया था। सीताराम, अमीरचंद, तुलसीदास, छोटू, बदन सिंह, सवाई राम, नानक राम, कुछ 2-4 नाम याद रह जाएं तो आप लिख दीजिएगा। रामनाथ, भंवरलाल, जोशी, लाडली दास, धन्ना, मोरध्वज, सूरजमल, सूरजध्वज, अमरू। इसके अलावा बनी ठनी जो हैं वो महाराज सावंत सिंह की प्रिया कहीं नहीं है, ठीक है। सावंत सिंह वही थे जिनके समय पे किशनगढ़ शैली का चरम उद्धार हुआ। जो राधा रानी का चित्र है बनी ठनी में, मतलब जिस महिला को चित्रित किया गया है वो राधा के रूप में चित्रित किया है, और चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद आपको पता है। बनी ठनी अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बन गई। कहा जाता है नागरीदास की कविताओं का आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित किया गया था। ये हो गया किशनगढ़ शैली। अब उसके बाद आप जयपुर शैली, अगर आप किशनगढ़ नहीं कर रहे हैं तो जयपुर शैली कर लीजिए। जयपुर शैली का विकास महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के काल से शुरू होता है, जब 1927 ईस्वी में जयपुर की स्थापना हुई। महलों और हवेलियों के निर्माण के साथ भित्ति चित्रण जो है वो जयपुर की विशेषता बन गई।
सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम नामक प्रतिभाशाली चितेरा मतलब चित्रकार था, जिसने बड़े आकार के चित्र बनाए, आदमकद चित्र बनाए। और ये संपूर्ण राजस्थानी शैली में पहली बार हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर केंद्र पर। जयपुर शैली के चित्रों में भक्ति तथा श्रृंगार का सुंदर समन्वय मिलता है। कृष्ण लीला, राग रागनी, रास लीला के अतिरिक्त शिकार तथा हाथियों की लड़ाई के अद्भुत चित्र बनाए गए। विस्तृत मैदान, वृक्ष, मंदिर के शिखर, अश्वरोही आदि प्रार्थनारूप ही मीनारों व विस्तृत शैलमालाओं का खुलकर चित्रण हुआ, मतलब कि प्रकृति चित्रण भी खूब हुआ। जयपुर के कलाकार उद्यान चित्रण में भी अत्यंत दक्ष थे। उद्यान यानी कि बाग बगीचे। उद्योगों में भांति भांति के उद्यानों में, है ना, ये उद्योग लिखा हुआ है तो थोड़ा सा उद्यान कर लेना इसको, है ना। उद्यानों में भांति भांति के वृक्षों, पक्षियों तथा बंदरों का सुंदर चित्रण किया गया है। मानव आकृतियों में स्त्रियों के जो चेहरे हैं वो गोल बनाए गए हैं। आकृति मध्यम है, मीन नयन, भारी होठ, मार्शल चिबुक, भरा हुआ गठा शरीर। नारी पात्रों को चोली, लहंगा, कुर्ती, दुपट्टा और गहरे रंग के घेरदार लहंगे में कहीं कहीं जूती पहने भी चित्रित किया गया है। पतली कमर है, नितंबों तक झूलती वेणी, वेणी मतलब चोटी, पाँवों में पजेब, माथे पर टीका, कानों में बाली, मोतियों के झुमके, हार, हसली, बहुत सारे आभूषणों के साथ मुगल प्रभाव से युक्त महिलाओं का अंकन किया गया है। स्त्रियों की भांति पुरुषों को भी वेशभूषा से सुसज्जित किया गया है। पुरुषों को कलंगी लगी पगड़ी, कुर्ता जामांघर का, डोली मोरी का पजामा पहने हुए, कमरबंद पटका तथा नोकदार जूता पहने चित्रित किया गया है। जयपुर शैली में चित्रों में हरा रंग प्रमुख है। हाशिए लाल रंग से बनाए गए हैं, जिनको बेल बूटों से सजाया गया है। लाल, पीला तथा सुनहरे रंग का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है। और सबसे ज़्यादा कौन सा रंग प्रयोग में लाया है? हरा। ठीक है, क्योंकि मुगल कला का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ये बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा हुआ है बेटा, वैसे 200 शब्द में लिखना था, लंबा भी लिखना था, लेकिन आप अगर इससे थोड़ा छोटा भी लिखते हैं तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि पेपर पूरा करना ज़रूर रहेगा। पेपर छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एक भी। क्वेश्चन नंबर 30 में बात हो रही थी अब्दुल रहमान चगताई की। तो जन्म हुआ उनका 1894 लाहौर में, मृत्यु हुई 17 जनवरी 1975 लाहौर में। शिक्षा ली उन्होंने मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट से और पढ़ाया भी उन्होंने मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में ही। अब्दुल रहमान चगताई मुगल एवं राजस्थानी परंपरा के कलाकार थे, जिन्होंने लघु चित्रकला को एक समकालीन परिवेश में परिष्कृत कर नया रूप प्रदान किया। इनकी शैली पर फारसी प्रभाव भी देखने मिलता है। फिर भी कलाकार की कुशलता नए आयाम गढ़े। चगताई के रेखांकन और रंग योजना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इनकी शैली पर चीन, जापान, अजंता, मुगल व राजस्थानी शैली का प्रभाव है। नंदलाल बोस ने अब्दुल रहमान चगताई के चित्रों की प्रशंसा की है और कहा है कि इनकी रेखाएं बहुत महीन और कोमल हैं, जैसे कमल नाल के रेशे हों। मोहम्मद चगताई का जन्म 2 सितंबर 1894 ईस्वी में लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। परंपरा से ही इनको कलाकारी मिली थी। इन्होंने मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से कला में विशेष शिक्षा प्राप्त करी। इस समय कला के विद्यालय के प्रधानाचार्य शमलेंद्रनाथ गुप्त थे। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता प्रेस में इन्हें फोटोलिथोग्राफी में प्रशिक्षण के लिए भेजा। यहीं पर इनकी मुलाकात अवनींद्रनाथ ठाकुर से हुई तथा पुनरुत्थान के अन्य कलाकारों से हुई। चगताई ने अपनी विदेश यात्रा में छापा कला की विधियों का भी अध्ययन किया, जिसको हम ग्राफिक कला या मुद्रण कला भी बोलते हैं। अब्दुल रहमान चगताई ने गालिब और उमर खयाम की कविताओं पर आधारित 2 छापा कला की श्रृंखलाओं का प्रकाशन किया, जिनका नाम मुक्का चगताई, नक्श ए चगताई रखा। इनको देश विदेश में काफ़ी प्रशंसा मिली। होली शीर्षक चित्र में चगताई के प्रेमियों की रंग क्रीड़ा को अद्भुत लावण्य प्रदान किया है, जो सुंदरता की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। चित्र दोनों प्रेमियों की आत्मा की अनुभूति को साक्षात दर्शाता प्रतीत होता है। चगताई ने वॉश पद्धति में बने चित्र में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया है।
आकृतियों की मुद्राएं भावपूर्ण एवं सौंदर्य युक्त हैं। रंग संयोजन कलाकार की कुशलता की पराकाष्ठा को दिखाता है, इसलिए इन्हें रंगों का सम्राट भी कहा जाता है। चगताई चित्रकारी के अतिरिक्त एचिंग, डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी, फोटोग्राफी, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी में भी कार्य करते थे। ठीक है, आप इसका अगर आधा भी लिखेंगे तो इनफ है। इसी के और में आपसे पूछा गया था अवनींद्रनाथ टैगोर का योगदान कला के क्षेत्र में। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ है बेटा 1871 में कलकत्ता के जोड़ा साँकू में, और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। बंगाल प्रदेश मतलब बांग्ला में पड़ता है कलकत्ता। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल स्कूल का विचार रविंद्रनाथ टैगोर के कार्यों के साथ आया था। उनकी एक श्रृंखला थी अरब रात की श्रृंखला, जिसको अरेबियन नाइट्स भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपने अरेबियन नाइट्स सुना होगा, अगर आपको अरब रात समझ नहीं आ रहा। तो वैश्विक स्तर पर उसको प्रशंसा मिली थी। उन्होंने भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों को शामिल करने की कोशिश की और कलाकारों के बीच पश्चिमी कला शैली के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। वह अपनी चित्रकला, भारत माता और विभिन्न मुगल थीम वाली पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। जैसे उन्होंने शाहजहाँ की मृत्यु और ताजमहल, शाहजहाँ पे बहुत सारे चित्र बनाए उन्होंने। अवनींद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक रहे। भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के वो पहले सबसे बड़े समर्थक थे। इस प्रकार उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना करी, उसी शांति निकेतन भवन में जो उनके चाचा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चलाया जा रहा था, जिसे आधुनिक भारतीय चित्रकारी का विकास हुआ। एक चित्रकार के साथ साथ वे बंगाली बाल साहित्य के प्रख्यात लेखक भी थे। वो अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी पुस्तकें जैसे राज कहानी, बूढ़ो आंग्लो, नलक खिरेर, पुतुल बांग्ला बाल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी शैली ने बाद में कई चित्रकारों को प्रभावित किया, जिसमें प्रमुख हैं नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, क्षितिज नाथ मजूमदार, मुकुल डे, मनीष डे और जामी राय, जिनको हम बंगाल शैली के कलाकार भी बोल देते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जो हुआ था प्रसिद्ध टैगोर परिवार में हुआ था, बड़ा नामी परिवार था, 7 अगस्त 1871 में। दादा का नाम गिरिराज टैगोर था, द्वारका नाथ टैगोर के दूसरे पुत्र थे, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे जिनको वो गुरु मानते थे। उनके दादा और बड़े भाई का नाम गगनेंद्रनाथ टैगोर था और वो भी एक प्रख्यात चित्रकार थे। तो बेटा ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या पैटर्न होगा, किस तरह से लिखना है। आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी वीडियो। तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेंगे, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, वायरल करेंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसी चैनल पर आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन, जो कि आप 13 तारीख को देने वाले हैं। वहाँ से आप लोग टैली कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन किए हैं आपने सही, और जहाँ तक उम्मीद है गलत तो आप करेंगे ही नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।